So, hello guys, how are you doing all? I hope everybody is fine. तो जैसा कि हमारी सीरीज़ चल ही रही है, कल के लेक्चर में दो चीज़ें रह गई थी जो आज मैं कवर करूँगा, लाइक सोशल इंस्टीट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स और वैल्यूज़ में आर के मुखर्जी सर की डेफिनेशन। ठीक है, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन इन्फॉर्मेशन दे दूं कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा उसमें हम ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ख़त्म करेंगे। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट यहाँ पर कवर हो जाएगा, एंड हो जाएगा, यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके टेस्ट रखे जाएंगे एमसीक्यूज़ के। ठीक है, तो ये आपको सभी को अटेम्प्ट करने हैं, ये मस्ट है आपके लिए, और ये बिना अटेम्प्ट किए कुछ नहीं होने वाला, ये आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, एक ये इन्फॉर्मेशन हो गई, ये हो गई, ये हो गई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारे रह गया था कल का, इसको देख लेते हैं एक बार एंड देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर सोशल इंस्टीट्यूशंस, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि सोशल इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस के लिए तीन एलिमेंट्स रहेंगे शुरू से: इंडिविजुअल, हायरार्की ऑफ ऑफिसेज एंड सेटअप ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स। ठीक है, तो फंक्शंस क्या है, अब सोशल इंस्टीट्यूशंस हमारे लिए किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी या कंट्रोल या मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। तो इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, एक सोशल कंट्रोल बना के रखते हैं। ठीक है, वो किसी भी तरह से हो सकता है। इंस्टीट्यूशन हमारे पास क्या करते हैं, सोशल कंट्रोल किस तरह बनाते हैं, बाय मींस ऑफ जो भी नॉर्म्स हमने बना रखे हैं सोसाइटी में। ठीक है, जो भी वैल्यूज़ आपकी अपब्रिंगिंग के टाइम पर आपको दी जा रही हैं थ्रू आउट योर लाइफ साइकिल। ठीक है, जो भी आप एटिकेट्स लर्न कर रहे हो एंड सो ऑन। क्लियर? नेक्स्ट, इट गिव्स स्टेटस एंड रोल टू अ पर्सन। सोशल इंस्टीट्यूशन, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनते हो। ठीक है, नॉट जस्ट सोशल इंस्टीट्यूशन बट जनरली अगर आप समझो कि इंस्टीट्यूशन का आप पार्ट बन रहे हो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ऑब्वियसली कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर ही रहे हो, तो वहाँ पर ये तीनों चीज़ें हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन भी क्या बन जाएगी, वहाँ पर इंस्टीट्यूशन बन जाएगी। ठीक है, अब उस इंस्टीट्यूशन में जब आप काम कर रहे हो तो आपका एक डेजिग्नेशन होगी। ठीक है, जैसे आप कल को जब जॉब लग जाएगी आपकी, तो आप क्या बन जाओगे, सुपरवाइज़र बनोगे वहाँ पर आके। ठीक है, अब सुपरवाइज़र की क्या है, एक डेजिग्नेशन है। ठीक है, मतलब आपका एक स्टेटस है कि आप क्या हो, सुपरवाइज़र हो, और सुपरवाइज़र का एक कंट्रीब्यूशन होगा, एक ड्यूटी होगी जिसको आपको करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन योर पोजीशन। आपको वो काम करोगे तो आपका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास जाता रहेगा, सो दैट आपके टाइम टू टाइम प्रमोशन भी होते रहेंगे। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, जो भी इंस्टीट्यूशन होंगे वो आपको एक स्टेटस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं और उसी के बेसिस पे आपका एक रोल भी रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशन फुलफिल द नीड ऑफ मैन। ऑब्वियसली किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हो तो आपका क्या बेसिक नीड क्या है, सैलरी। ठीक है, और अदर एमोलूमेंट्स। ठीक है, जो भी आपको गवर्नमेंट के मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो तो उसकी तरह से जो बेनिफिट्स मिलते हैं एक्स्ट्रा के, लाइक कोई इंश्योरेंस कर देती है कंपनी, कोई ट्रैवलिंग के अलाउंसेस दे देते हैं एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, तो वो आपकी क्या कर रहे हैं, बेसिक हमारी नीड्स कंप्लीट कर रहे हैं। नीड किससे होगी, ऑब्वियसली पैसे से। जो आपको पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके थ्रू आप अपनी नीड्स भी कंप्लीट कर पा रहे हो, एक इंस्टीट्यूशन। और वही जब सोशल इंस्टीट्यूशन में है तो सोशली जो भी आपकी नीड्स होंगी वो आपकी फुलफिल करेंगे सोशल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। ऑब्वियसली जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक हैबिट आप ट्रांसफ़र करते हो तो वो हैबिट इन द लॉन्ग रन क्या बन जाती है, पार्ट ऑफ कल्चर बन जाती है। और वही कल्चर हमारे पास, वही कल्चर जब ट्रांसफ़र होता है
फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, हम उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। क्लियर? नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशन कैन हेल्प इन सोशल चेंज। ऑब्वियसली अगर कोई इंस्टीट्यूशन पुराने वे में चल रहा है, ठीक है, तो नॉर्मल सी चीज़ है कि चेंज ज़रूरी है, उसके लिए कोई चेंजेस नीडेड है। अब जब चेंजेस आएंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सोशल चेंज। क्लियर? इंस्टीट्यूशन कैसे हैं, ट्रेडिशनल है, बिकॉज ऑफ विच इवन विद न्यू नीड्स नो चेंजेस कम्स इन दैम। बट अगर वो चेंजेस आ जाते हैं और वो हमारी नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं, तो उन चेंजेस को एक्सेप्ट किया जाता है और वो क्या करते हैं, एक नए फॉर्म का इंस्टीट्यूशन बना देते हैं। क्लियर? हेल्प ऑफ मैन, ये जनरल पॉइंट आप रीड भी कर लोगे तो आपका समझ आ जाएगा। इंस्टीट्यूशन हेल्प्स इन बिग वे, सोसाइटी इज अ वेब ऑफ रिलेशनशिप एंड बिकॉज ऑफ विच समटाइम्स मैन मूव्स इनटू अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो ये कल का टॉपिक था जो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है, दैट इज फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन। कोई पूछेगा तो नहीं, बट आपको एक कंसेप्ट होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या था। आर डी मुखर्जी सर की डेफिनेशन कल हमारी स्लाइड में से इरेज्ड आउट थी, उसको फुलफिल उसको एक बार कर देते हैं एक्सप्लेन। ठीक है, ये रही। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ समझ रहे थे कि वैल्यूज़ के लिए दुर्गेम सर ने हमें कैसे समझाया था, कि उन्होंने क्या बोला था कि इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ इन कंट्रोलिंग डिस्ट्रप्टिव इंडिविजुअल पैशन। वो हमें वैल्यूज़ क्या करती है, एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो कहीं नेगेटिव एंड्स में ना चला जाए, उस चीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ठीक है। नेक्स्ट, एशियल्स जो सोशोलॉजिस्ट हैं, ये मॉडर्न सोशोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि ये भी सेम चीज़ कहते हैं, द सेंट्रल वैल्यू सिस्टम आर सीन एज एसेंशियल इन क्रिएटिंग कन्फर्मिटी एंड ऑर्डर। क्लियर? और इंडियन सोशोलॉजिस्ट आर के मुखर्जी क्या कहते हैं, बाय द नेचर ऑल ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियर आर एम्बेडेड इन वैल्यूज़, कि जैसा ह्यूमन रिलेशंस होंगे और उनका बिहेवियर होगा, उसी के बेसिस पे आपकी जो वैल्यूज़ होंगी वो उन्हीं दोनों पे बेस्ड रहेंगी, कि आपकी जैसी वैल्यूज़ होंगी वैसा आपका बिहेवियर बनेगा और वैसे ही आप रिलेशंस बना पाओगे। क्लियर? ये चीज़ें कल की जो दो रह गई थी, इनको यहाँ हमने कवर कर दिया है। तो चलिए अब आज का टॉपिक देखते हैं। क्लियर? सब कुछ तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज के हमारे टॉपिक हैं जो आज हमारे पास हैं, वो हैं हमारे पास मैरिज, फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। ठीक है, ये तीनों हमारे पास क्या होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, और सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं ये कल मैं आपको समझा चुका हूँ।
ठीक है। और अलॉन्ग विद दैट मैंने 3-4 टॉपिक्स और भी कवर किए थे, दैट इज़ मोर्स, फॉकवेज, नॉर्म्स, वैल्यूज़। क्लियर। तो उसमें से आज हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आपका मैरिज। ठीक है। तो मैरिज क्या होती है? मैरिज बेसिकली क्या है? एक बॉन्ड है बिटवीन अपोजिट टू जेंडर्स, ठीक है, जिसको सोशल अथॉरिटी मिल जाती है। सोशल अथॉरिटी मतलब जो सोसाइटी या उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं वो उनको ऑथराइज करते हैं टू हैव चिल्ड्रंस एंड देयर ग्रूमिंग। ठीक है। मतलब आपको एक सोशल अथॉरिटी मिल जाती है किस चीज़ की, कि आप अपना वंश चला सको और जो भी बच्चे होंगे आप उनकी रेयरिंग केयरिंग करोगे और या उनकी टेक केयर करोगे। क्लियर। ये है बेसिकली मैरिज की जो डेफिनेशन है एक सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लोकल टर्म्स में क्या कहते हैं वो आपको पता ही है। क्लियर। तो मैरिज क्या है, मैरिज के बारे में समझ लेते हैं कि मैरिज क्या है। एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन आपको पता है क्या होता है, अब सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आप इसको ऐसे नहीं समझना कि यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन क्या है, कि मतलब आपको मैरिज पूरी दुनिया पे मिल जाएगी। इंस्टीट्यूशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? इंडिविजुअल, हायरार्की और रूल्स, यही है। तो एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, मतलब आपको पूरी दुनिया पे मैरिज दिख जाएगी। ठीक है। टाइम टू टाइम मैरिज होती रही है। हर रिलीजन में एक पैटर्न है, एक मतलब एक पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू दो मेंबर्स ऑफ अपोजिट जेंडर इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से और अपनी पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है। मैरिज क्या है? एक बेसिक इंस्टीट्यूशन है। विद मैरिज ऑफ टू पर्सन ऑफ अपोजिट सेक्स द न्यूक्लियस ऑफ फैमिली फॉर्म्ड बाय द हस्बैंड एंड वाइफ कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है। अब जब शादी होगी तो वो एक बॉन्ड में टाई अप हो जाएंगे हस्बैंड एंड वाइफ का। ठीक है। थ्रू मैरिज टू फैमिलीज एंटर इनटू किनशिप बॉन्ड which expands with the expansion of family and thus grows into a complex web of network. Marriage also serve an important economic function since it defines proprietary rights and rights of inheritance which may vary more or less. ये थोड़ी टर्म अलग है, आप समझ सकते हो। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो टॉपिक से इतना रेलेवेंस इसका नहीं है। नेक्स्ट, तो डेफिनेशन के थ्रू डिफरेंट थिंकर्स कैसे समझा रहे हैं मैरिज को। तो जॉनसन सर क्या कहते हैं? एक स्टेबल रिलेशनशिप है बिटवीन मैन और वुमेन के लिए सोशली परमिटेड। ये बताया था ना, सोशली ऑथराइज्ड। तो सोशली परमिटेड विदाउट लॉस ऑफ स्टैंडिंग इन द कम्युनिटी टू हैव चिल्ड्रन। ठीक है। कॉलिन सर क्या कहते हैं? मैरिज क्या है? एक सोशली एक्नॉलेज्ड और समटाइम्स लीगली रेटिफाइड यूनियन है बिटवीन एडल्ट मेल एंड एडल्ट फीमेल। ठीक है। मजूमदार सर की समझें तो मजूमदार सर हमारे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं। क्या कहते हैं कि एक सोशली अप्रूव्ड यूनियन है, ठीक है, किसके बीच? मेल और फीमेल के, और एज ए सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन बाय सोसाइटी टू सैंक्शन द यूनियन एंड मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल फॉर ए पर्पस। क्या क्या पर्पस होंगे? एस्टैब्लिशिंग ए हाउस होल्ड, एंटरिंग इन टू सेक्स रिलेशंस एंड प्रोक्रिएटिंग, प्रोवाइडिंग केयर फॉर द ऑफस्प्रिंग। मतलब जो भी फ्यूचर में बच्चे होंगे उनकी केयर करना। ठीक है। पार्कर सर क्या कहते हैं आगे? कि मैरिज क्या है? एक सैंक्शन है बाय सोसाइटी ऑफ ए डबल बॉन्ड बिटवीन वन और मोर मेल्स एंड वन और मोर फीमेल्स एस्टैब्लिश टू परमिट सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड इम्प्लाइड पर्पस ऑफ पेरेंटहुड। ये समझाऊंगा मैं डेफिनेशन, कि ऐसी डेफिनेशन इन्होंने क्यों दी है। ठीक है। डोंट वरी कि इन्होंने मोर देन वन क्यों बोला हुआ है। ये देखो, वन और मोर, वन और मोर। ठीक है। ये समझाऊंगा मैं आगे। ठीक है। मैलिनोस्की सर क्या कहते हैं कि मैरिज क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन।
क्लियर। तो यहाँ से अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको मैरिज की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी और मैरिज का एक क्रक्स या एक रॉ मीनिंग समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है मैरिज की नीड क्या है। पहली है बायोलॉजिकल नीड, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकल नीड हर ह्यूमन की है और अलोंग विद दैट टू हैव चिल्ड्रंस, ठीक है। दो नीड्स हैं यहाँ, बायोलॉजिकल नीड एंड टू ऑफ प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, दो नीड्स हो जाएंगी यहाँ से। दूसरा लेजिटिमाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, रेगुलेशन ऑफ कोहेबिटेशन इन सिविलाइज सोसाइटी is necessary. Society puts a legal and moral binding on the parents to take care and bringing up of children. Bringing up of children ये हो जाएगा नेक्स्ट इम्पोर्टेंस, क्योंकि बच्चे सिर्फ पैदा करना ही ज़रूरी नहीं है, उनकी टेक केयर करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट इकोनॉमिक नीड, इकोनॉमिक नीड मतलब अगर हस्बैंड एंड वाइफ वो एक बॉन्ड में टाई अप हो रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक नीड एक दूसरे के थ्रू फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। लाइक वुमेन की नीड्स क्या हो, वुमेन की अगर इकोनॉमिक नीड होगी तो वो क्या करेंगे, वो हस्बैंड फुलफिल करेंगे, और वाइफ की अगर सोशल नीड है तो उसको फुलफिल कौन, सॉरी, हस्बैंड की अगर सोशल नीड है, मैं दोबारा समझा देता हूँ, हस्बैंड है और वाइफ अगर एक बॉन्ड में है तो वाइफ की अगर इकोनॉमिक नीड है तो वो फुलफिल कौन करेगा, हस्बैंड करेंगे। बट हस्बैंड की अगर कोई सोशल नीड है तो उसको फुलफिल कौन करेगा, वाइफ करेगी। क्लियर। अगर और इजी लैंग्वेज में समझाऊं कि पहले अगर शादी हो रही है, ठीक है, तो हस्बैंड को भी चाहिए कि कोई घर को संभाल ले, ठीक है, घर में मतलब लाइक उनके अगर जब वो फ्यूचर में चिल्ड्रंस होंगे तो उनकी रेयरिंग केयरिंग करने के लिए कौन होगा, मदर के थ्रू ही किया जाएगा, या वो उस हस्बैंड की क्या है, वाइफ है, ठीक है। और वाइफ की अगर कोई इकोनॉमिक नीड है, ठीक है, जैसे चलते रहते हैं त्यौहार तो शॉपिंग, मेकओवर, पार्लर एंड सो ऑन, मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह की जो नीड्स हैं वो फुलफिल कौन कर रहे हैं, हस्बैंड फुलफिल कर रहे हैं। तो इस तरह से एक दूसरे की नीड्स जो है वो भी कहीं ना कहीं डिराइव की जा रही हैं और फुलफिल की जा रही हैं फ्रॉम अदर पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कंसेप्ट ऑफ एक्सोगैमी एंड एंडोगैमी, यहाँ पर समझा देता हूँ मैं, एक्सोगैमी और एंडोगैमी, ठीक है, समझा देता हूँ एक्सोगैमी क्या होता है और एंडोगैमी क्या होता है। एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड, ठीक है, और गैमी हो जाती है मैरिज या एक बॉन्ड, ठीक है। एंडो होता है विद इन या इनसाइड बोल सकते हैं, और गैमी का आपको पता ही है, मैरिज, ठीक है। तो एक्सोगैमी एक इस तरह की मैरिज हो जाएगी जो आप एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया से बाहर कर रहे हो। लाइक अगर मैं बोलूँ कास्ट एक्सोगैमी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हस्बैंड और वाइफ की जो कास्ट होगी ना वो सेम नहीं होगी। लाइक हस्बैंड अपर कास्ट का होगा और वाइफ क्या होगी, लोअर कास्ट की होगी, या वाइफ अपर कास्ट की होगी तो हस्बैंड लोअर कास्ट का होगा। इस तरह से हमारे पास क्या होती है, कास्ट एक्सोगैमी या रिलीजन एक्सोगैमी हम बोल दें, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, हस्बैंड और वाइफ का रिलीजन ही डिफरेंट होगा, ठीक है। रिलीजन की एग्जांपल कोई भी पिक कर सकते हो आप, ठीक है। ये होती है हमारे पास एक्सोगैमी। और एंडोगैमी क्या होगी, विद इन। अगर कास्ट एंडोगैमी है तो इसका मतलब ये है कि हस्बैंड और वाइफ जो मैरिज के बॉन्ड में टाई अप हो रहे हैं या नोटेड हो रहे हैं उनकी कास्ट सेम है। क्लियर। वैसे ही रिलीजन एंडोगैमी अगर होगी तो वो रिलीजन में सेम होंगे, कास्ट उनकी डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। श्योर नहीं है कि कास्ट डिफरेंट ही होगी, बट हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों केस हैं। हम जिसको लेके चलेंगे हम उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। क्लियर। ये आपको समझ आ गया होगा
तो एक्सोगैमी रेफर्स टू द मैरिज अमंग क्लोज रिलेटिव स्पेशली किन एंड सेम क्लैन इज प्रोहिबिटेड। ठीक है। हिंदू मैरिज में गोत्र और सपिंदा का बहुत इंपॉर्टेंस है। गोत्रा आपको डिफाइन करता है कि आप एक ही फैमिली से बिलोंग करते हो। ये भी समझा देता हूँ, यहाँ देखो गोत्रा का क्या कंसेप्ट रहता है। गोत्रा मतलब आपका जो भी गोत्र होगा वो ऐसा माना जाता है कि आपके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर जो थे वो सेम ही थे। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, अगर किसी का गोत्र है भारद्वाज, ठीक है, तो ये ऋषि भारद्वाज से डिराइव है। ठीक है। अब डिफरेंट फैमिलीज जो होंगी, जो एक्सपैंड हो चुकी हैं विद द स्पैन ऑफ टाइम, जिनका भी सरनेम या जिनका भी गोत्र भारद्वाज होगा, तो ऐसा माना जाएगा कि आपके जो फोर फादर है वो सेम ही है। तो आप अपने में क्या बन जाओगे, ब्रदर सिस्टर बन जाओगे। आप ऐसे में शादी नहीं कर सकते, आपको डिफरेंट गोत्र में ही शादी करनी पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास सपिंदा। सपिंदा होता है आपको 7 पीढ़ियों तक के गोत्र देखने पड़ते हैं। ठीक है। इसी तरह से सपिंदा मीन्स दैट पर्सन ऑफ 7 जनरेशन ऑन द फादर साइड एंड 5 ऑन द मदर साइड कैन नॉट इंटरमैरी। मतलब ये 7 जनरेशन फादर वाली साइड से और 5 जनरेशन मदर वाली साइड से आपको चेक करने पड़ेंगे उनके गोत्र क्या है। अगर वो गोत्र सेम आ जाते हैं तो आप वहां पर शादी नहीं कर सकते, अदरवाइज आप शादी कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास इंसेस्ट टैबू। ठीक है। तो इन वर्ड्स का ही मीनिंग बता देता हूं। इंसेस्ट होता है डायरेक्ट ब्लड में, ठीक है, ब्लड रिलेशन, और टैबू होती है एक रिस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है। तो इंसेस्ट टैबू का लिटरल मीनिंग ये बनता है कि आपके जो डायरेक्ट ब्लड रिलेशंस हैं, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन, ठीक है, तो वहां पर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रख सकते। ठीक है। ये है हमारे पास इंसेस्ट टैबू में। या आप मैरिज नहीं कर सकते। क्लियर। ये होती है हमारे पास इंसेस्ट टैबू में। ठीक है। क्या है इंसेस्ट टैबू, क्या है? मोस्ट परमानेंट फीचर है एक्सोगैमिक रूल में। ठीक है। मेड सिलेक्शन होती है, मतलब यहाँ पर आप पार्टनर डिसाइड कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे फादर डॉटर का, मदर सन का, ब्रदर सिस्टर का, इस तरह के जो बॉन्ड हैं वहाँ पर आप मेटिंग के लिए नहीं जा सकते या मैरिज के लिए आप नहीं जा सकते। ये एक रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है। और ये ह्यूमंस में है। ठीक है। क्लियर। आगे क्या है, इसी चीज़ को ट्रेडिशनल बिलीफ के थ्रू बताया जाता है। ऑल सोसाइटीज वायलेशन ऑफ इंसेस्ट टैबू इज ऑल्सो सपोज टू बी विजिटेड बाय पनिशमेंट फ्रॉम नेचर। तो ये उसके थ्रू है, प्रिमिटिव टाइम की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग है। या प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स रिलेशन बिटवीन सच प्राइमरी किन्स इज नोन एज टैबू। अब किन क्या होता है या किनशिप क्या होता है, ये आगे आपका टॉपिक ही है, तो वहाँ पर आपको मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। क्लियर। अब एंडोगैमी एक्सोगैमी आपको क्लियर है, उसके बाद गोत्रा क्लियर है, स्पिंदा क्लियर है, उसके बाद इंसेस्ट टैबू भी आपको क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं फॉर्म्स ऑफ मैरिज। ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ मैरिज क्या होती है हमारे पास? बेसिकली फॉर्म्स ऑफ मैरिज होती है हमारे पास 2। ठीक है। एक होती है मोनोगैमी, एक होती है पॉलीगैमी। मोनोगैमी में क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं ना वो एक एक पर्सन ही होता है। लाइक एक हस्बैंड मैरी करेगा सिर्फ एक वाइफ से और वहीं पर उनका ख़त्म सिस्टम। ठीक है। बट जब सिचुएशन आ जाती है पॉलीगैमी पे, तो वहाँ पर एक मेल की शादी नंबर ऑफ फीमेल से हो सकती है या एक फीमेल की शादी नंबर ऑफ मेल से हो सकती है। ठीक है। क्लियर। पॉलीगैमी में ऐसा है। तो मोनोगैमी रेफर्स टू द मैरिज यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ ए हस्बैंड एंड अ वाइफ, अ हस्बैंड एंड अ वाइफ।
मोस्ट मैरिजेस इन द वर्ल्ड आर मोनोगैमस। ठीक है। पॉलीगैमी में क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ मैरिज इन विच इधर अ वुमन हैज मोर देन वन हस्बैंड और मैन हैज मोर देन वन वाइफ। तो इन दोनों को ही डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, एक होती है पॉली एंड्री, ठीक है, और एक होती है पॉलीगाइनी। ठीक है, यहां लिखा है। तो फॉर्मर वाली क्या है? पॉली एंड्री। ठीक है, जहां पर एक सेकेंड, पॉली एंड्री, हाँ, एंड लेटर पॉलीगाइनी, और वन हस्बैंड हैज मेन। हाँ जी, ठीक है। तो पॉली एंड्री में क्या होगा, यही समझा देता हूँ आपको। हाँ जी, एक सेकेंड बस। अच्छा जी, पॉली एंड्री। पॉली एंड्री में क्या होगा? एक फीमेल के नंबर ऑफ मेल या नंबर ऑफ हस्बैंड्स होंगे। ठीक है, और पॉलीगाइनी के साथ क्या होगा? पॉलीगाइनी में क्या होगा? एक मेल की नंबर ऑफ वाइफ्स होंगी। ठीक है, एक हस्बैंड की नंबर ऑफ वाइफ्स होंगी। तो आप ऐसे भी रख सकते हो, गाइनी मीन्स वुमेन, तो नंबर, पॉली मतलब नंबर ऑफ। तो इस तरह से इसको रिलेट कर लोगे तो दूसरा वाला उसका अपोजिट कर देना है, समझ आ जाएगा। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट। अब पॉली एंट्री भी हमारे पास क्या होती हैं? दो टाइप की होती हैं। ठीक है, हाँ जी, क्या होती है? फ्रेटर्नल पॉली एंट्री और नॉन फ्रेटर्नल पॉली एंट्री। फ्रेटर्नल पॉली एंट्री में क्या होता है? जो वाइफ्स हैं वो सिस्टर्स होनी चाहिए सारी। ठीक है, वो खुद में सिस्टर्स होनी चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, पॉली एंट्री में, हाँ जी, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने। पॉली एंट्री में क्या होगा कि एक जो वाइफ है जिसकी शादी हो रही है, वो सारे मेल जो हैं वो ब्रदर्स होने चाहिए। क्लियर? मतलब यहां पर जो ये है ना मेल मेंबर्स, ये सारे जब ब्रदर्स होंगे ना तो ये क्या हो जाएगी? फ्रेटर्नल। और जब ये नॉट ब्रदर्स होंगे ना तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? नॉन फ्रेटर्नल। ठीक है, ये पूछ भी जा सकते हैं, यहीं से ऐसी ही टिपिकल चीज़ों से एमसीक्यू बन जाएंगे आपके। ठीक है, और फीमेल्स के साथ रहती है सोरोरल एंड नॉन सोरोरल। सोरोरल एंड नॉन सोरोरल। सोरोरल तब होगा जब ये सारी क्या होंगी? सिस्टर्स होंगी। और नॉन सोरोरल कब हो जाएगी? जब ये सिस्टर्स नहीं होंगी। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो ऑगबर्न एंड इमकॉफ क्या कहते हैं यहाँ पर? दैट द चीफ फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉली एंट्री वुड बी सीम टू बी एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफ द पीपल। ये डिफरेंट रीज़न है। ये जो फ्रेटर्नल पॉली एंट्री है, इसकी आपने हमारे हिस्ट्री में भी या वैदिक टेक्स्ट में भी इसकी एग्जाम्पल देखी है। जैसे द्रौपदी की शादी हुई थी। ठीक है, द्रौपदी की शादी किससे हुई थी? पांडवास से हुई थी। और पांडवास खुद में क्या थे? ब्रदर थे सारे, है ना? ये आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। चलिए, टाइप्स ऑफ मैरिजेस जो इंडियन सोसाइटी में है और वैदिक टेक्स्ट के थ्रू भी जिसने स्टडी की होंगी, अगर किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा तो हिस्ट्री में वेदास के थ्रू आपको ये समझ आएगा कि हमारे पास 8 टाइप की मैरिजेस हैं। ठीक है, जिसमें से 4 क्या हैं? अप्रूव्ड हैं। ठीक है, और 4 अनअप्रूव्ड हैं। ठीक है, वेदास के अकॉर्डिंग है। आप आजकल मॉडर्न टाइम में हो, आप किसी भी
एक को मान सकते हो, ठीक है। तो ब्रह्मा मैरिज हमारी एक टाइप है, पहली टाइप है ब्रह्मा मैरिज, ठीक है, जहाँ पर डॉटर क्या कर दी जाती है, गिफ्ट कर दी जाती है, गिफ्टेड टू किसी भी ब्राह्मण को बाय फादर हिमसेल्फ। क्लियर, ये है ब्रह्मा मैरिज, ठीक है, ये गिफ्ट कर दी जाती है। देव मैरिज में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, फादर यहाँ पर भी अपनी बेटी दे देता है, बट किस तरह से, यहाँ पर ये एक तरह से स्त्री धन की तरह, मतलब कोई भी वो पूजा वगैरह करवाएगा और उसकी फीस एज अ फीस देगा, ठीक है। ये लिखा है ना, सैक्रिफिशियल फीस फॉर ऑफिशिएटिंग द सैक्रिफाइस कंडक्टेड बाय द फादर ऑफ द ब्राइड, ठीक है, बलिदान कर देता है अपनी बेटी का। नेक्स्ट है अर्शा मैरिज। अर्शा मैरिज में क्या होता है कि जहाँ पर जो मैरिज है वो ऋषि से करवा दी जाती है, मैरिज ऑफ डॉटर विद किसी ऋषि से, ठीक है। Arsha marriage suggests marriage with a rishi or sages. This is different from Brahma and Deva forms of marriage because in Arsha the father of the bride doesn't have to give anything to the bridegroom. In Arsha marriage the father of the bridegroom is the one who gives two cows or bulls to the father of the bride. मतलब यहाँ पर जो ऋषि के फादर, ऋषि से जो भी होंगे उनके जो फादर होंगे वो लड़की वालों को क्या देंगे, जोड़ा देंगे, एक पेयर देंगे, किसका, काऊ एंड बुल का, ठीक है। और जो डॉटर या जो गर्ल के फादर होंगे वो मैरिज करवा देंगे किससे, ऋषि से। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रजापत्य, ठीक है, प्रजापत। तो प्रजापत क्या है, सिमिलर है ब्रह्मा मैरिज की तरह ही, लेकिन क्या डिफरेंस क्या है, यहाँ पर कन्यादान वाला सिस्टम नहीं या ट्रेडिंग नहीं है। एंड द फादर ऑफ द ब्राइड सर्चेज फॉर द ग्रूम। यहाँ पर क्या होता है कि फादर खुद जो ग्रूम है, जो हस्बैंड है, जो हस्बैंड बनने वाला होगा उसकी सर्च करते हैं फादर हिमसेल्फ, ठीक है। ये लेकिन पुराने टाइम से है, आजकल इनको कोई नहीं कर रहा है, जो अप्रूव्ड थी वो उनको कोई नहीं फॉलो कर रहा है, बट हाँ अनअप्रूव्ड वाली चलेंगी यहाँ पर। यहाँ देखो, अब पहली कौन सी है, असुरा मैरिज, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट कंडेम्ड फॉर्म ऑफ मैरिज, मतलब सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है जिसको। यहाँ पर क्या है, फादर गिव अवे हर डॉटर आफ्टर द ब्राइडग्रूम हैज़ प्रोवाइडेड द वेल्थ, ठीक है, मतलब एक तरह से क्या हो रहा है यहाँ पर, सेलिंग हो रही है, मतलब अपनी बेटी को बेच ही रहे हैं इन ग्रीड ऑफ मनी, ठीक है। यहाँ पर इसकी एक कॉमन एग्जांपल आती है जो रामायणा में कैकई माता थी, उनके साथ यही हुआ था। रामायणा मेंशन्ड एंड एक्स्ट्रावेजेंट अमाउंट ऑफ प्राइस वाज गिवन टू द गार्जियन ऑफ कैकई फॉर हर मैरिज विद किंग दशरथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गंधर्व मैरिज, जहाँ पर बॉय और गर्ल अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चूज कर रहे हैं और मैरिज कर रहे हैं। वहाँ पर पेरेंट्स का अप्रूवल लिया भी जा सकता है और नहीं भी लिया जा सकता है, उनका कंसेंट एग्री करे नहीं करे फ़र्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट है हमारे पास राक्षस फॉर्म ऑफ मैरिज। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी गर्ल होगी, ठीक है, उसको घर से भगा लिया जाएगा और फिर उससे क्या कर ली जाएगी, शादी कर ली जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पीवी केन ए नोबलेस्ट इंडोलॉजिस्ट, इंडोलॉजी मैं बताऊंगा आपको क्या होती है। इंडोलॉजी जो मैंने शुरू में बताया था ना आपको, इंडियन सोशियोलॉजी में जो फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी थे सर जीएस घुरे, वो इंडोलॉजिस्ट ही थे, ठीक है। बताऊंगा इंडोलॉजिस्ट क्या होता है, ये पढ़ लेते हैं। दिस फॉर्म ऑफ मैरिज इज नेम्ड राक्षसा बिकॉज राक्षस आर नोन फॉर फ्रॉम हिस्ट्री टू हैव बीन एंश्योरिंग क्रुएल्टी ऑन देयर कैप्टिव्स। तो ये क्या करते थे कि जो भी फीमेल या जो गर्ल होगी उसको एब्डक्ट कर लेंगे और उनसे मैरिज कर लेंगे। नेक्स्ट है पेशाच, और पेशाच कहीं ना कहीं खुद भी पढ़ने से ही क्या लगता है कि एक बहुत ही गलत फॉर्म ऑफ मैरिज है, जहाँ पर क्या कर दिया जाता है, जो भी फीमेल होगी उसको पहले रेप किया जाता है और फिर उसी डिफेम के चक्कर में उनकी मैरिज करवा दी जाती है,
ठीक है, बॉय गर्ल की या मेल फीमेल आप जो भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इनकी एक मैरिज करवा दी जाती है, जो कहीं ना कहीं एक तरह से डिसऑर्डरली ही बोल सकते हैं हम उसको। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा मैरिज का टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट फॉर्म करते हैं हम किसकी? फैमिली की। तो फैमिली क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैरिज होगी। ठीक है, मैरिज से क्या होंगे? बच्चे हो जाएंगे, और बच्चों के साथ जो ये कलेक्टिव यूनियन है, कलेक्टिव यूनिट ऑफ मेंबर बन जाएगी ये, इसको हम फैमिली बोल देंगे। ठीक है, ऑब्वियसली जब मैरिज होगी तो ही बच्चे हो पाएंगे ना, तभी तो ऑथराइज हो पा ऑथराइज बोल सकते हैं हम, या लेजिटिमेट चिल्ड्रन बोल सकते हैं उनको। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? फैमिली बन जाएगी। फैमिली में क्या होगा, जनरल टर्म्स में अगर मैं समझाऊं आपको, तो फैमिली क्या होती है? एक ऐसा ग्रुप है, ठीक है, जहां पर एटलीस्ट 2 और 3 जनरेशन्स और मोर जनरेशन्स क्या होती हैं, एक ही आ, साथ रहती हैं। ठीक है, लिव्स कलेक्टिवली। ठीक है, जो वो लिव्स कलेक्टिवली, जिसके लिए 2 क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। 2 क्राइटेरिया क्या? कॉमन रूफ, मतलब एक छत, एंड कॉमन किचन। ठीक है, ये 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं जहाँ से हमारी फैमिली की रिकग्निशन होती है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। फैमिली क्या है? फैमिली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैरिज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फैमिली। फैमिली इज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन एंड हैज एग्जिस्टेड थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो डेफिनेशंस के थ्रू समझने की ट्राई करें। तो अकबर एंड निमकोफ सर क्या कहते हैं? ये क्या है? एक एंड्योरिंग रिलेशनशिप है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ विदाउट चिल्ड्रन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैकाइवर क्या है? फैमिली क्या है? ग्रुप डिफाइंड बाय सेक्स रिलेशनशिप सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड एंड्योरिंग टू प्रोवाइड फॉर द प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, एलियट एंड मेरिल क्या कहते हैं? फैमिली इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो इनकी डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ के आपको एक आइडिया मिल चुका होगा कि सोशियोलॉजी में या सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फैमिली की डेफिनेशन क्या हो सकती है। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारे पास फैमिली के थ्रू जो रिलेशनशिप्स बनते हैं वो कैसे होंगे। ठीक है, फर्स्ट आ जाती है हमारे पास एफिनल रिलेशनशिप्स। तो एफिनल रिलेशनशिप में क्या होगा? द कपल हु आर कॉल्ड हस्बैंड एंड वाइफ मे नेवर हैव चिल्ड्रन येट दे कॉन्स्टिट्यूट ए फैमिली दो अ पार्शियल वन। कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो ग्रुप होगा वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सारे बायोलॉजिकली रिलेटेड हों। ठीक है, बायोलॉजिकली रिलेटेड होना कंपलसरी नहीं है। लाइक किसी ने एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर लिया है और वो बच्चा इन फ्यूचर जो भी वो कपल था उनकी प्रॉपर्टी को ओन कर रहा है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप अगर उसके पास आ रही है तो ये क्या है? हमारे पास एक अफाइनल रिलेशनशिप है जहाँ पर ब्लड रिलेशन होना ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी जो फैमिली है वो आगे प्रोक्रिएट भी नहीं बोल सकते बट आगे प्रोसीड कर रही है। क्लियर है? नेक्स्ट है कॉन्जेंग्युइन रिलेशनशिप। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर रिलेटेड टू वन अनदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोक्रिएशन। ऑब्वियसली यहाँ पर ब्लड रिलेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, डायरेक्ट वो भी।
The biological interconnection is the consanguineous relationship which is socially defined as kinship. Thus, family is a kinship group. Clear? नेक्स्ट है हमारे पास डुअल मेंबरशिप. डुअल मेंबरशिप आपको बता सकता हूँ मैं कि यहाँ पर क्या होगा, लाइक अगर आप एक इंडिविजुअल हो, ठीक है, आप एक पर्सन हो, जो भी हो, बॉय हो, गर्ल हो या मेल फीमेल जिस भी तरह से हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स होंगे एक जनरेशन, उनके पेरेंट्स होंगे सेकंड जनरेशन, ठीक है, आपकी जब शादी हो जाएगी तो आपके बच्चे होंगे फर्स्ट जनरेशन, उनके जब आगे आ जाएंगे तो वो क्या आ जाएंगे, सेकंड जनरेशन. तो यहाँ पर डुअल मेंबरशिप क्या हो जाती है कि एवरी इंडिविजुअल एक्वायर्स मेंबरशिप ऑफ 2 फैमिली ग्रुप्स. ठीक है, एक जो फैमिली होती है वो होती है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है, और दूसरी होती है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन. ठीक है, मतलब एक ऐसी फैमिली है जिससे आप बने हो और एक ऐसी फैमिली है जो आपसे बनेगी. तो ये है हमारे पास डुअल मेंबरशिप. मतलब आप इस फैमिली का पार्ट भी हो, मतलब जिस फैमिली से आप आए हो इस दुनिया पे, और एक वो फैमिली भी है जो आपसे आगे चलेगी. यार एक ऐसी फैमिली भी है जो आपसे आगे चलेगी. क्लियर? फैमिली जिससे आप बने हो वो है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन वो फैमिली है जो आपसे आगे प्रोसीड होगी. मैटर नहीं कर रहा आप बॉय हो या गर्ल हो, मेल या फीमेल हो, ऑब्वियसली दोनों पार्टनर्स की नीड है इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर रेस. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं फैमिली के कि फैमिली क्या है, कि यूनिवर्सल फिनोमिना है, पूरी दुनिया पे आपको फैमिली दिख जाएगी. नेक्स्ट है इमोशनल रिलेशनशिप. ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ अगर इंसान रह रहा है तो वहाँ पर क्या होगी, इमोशनल बॉन्डिंग होगी. साइज लिमिटेड होता है, कभी एक जनरेशन मिल जाती है, कभी 2, कभी 3, कभी 4 एंड सो ऑन. यूजुअली 3 या 4 जनरेशन आपको मिल जाएंगी. ठीक है, नेक्स्ट बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है. ऑब्वियसली अगर फैमिली नहीं होगी तो हमारे पास सोसाइटी की फॉर्मेशन नहीं होगी, और सोसाइटी की फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम सोशियोलॉजी पढ़ेंगे ही नहीं. ठीक है, नेक्स्ट म्यूचुअल राइट्स होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं अमंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. सभी के लिए हक रहेंगे और सभी की कुछ ड्यूटी रहेगी टूवर्ड्स द दैट वेरी पर्टिकुलर ग्रुप. नेक्स्ट सोशलाइजेशन रोल ऑफ द फैमिली. मतलब कोई भी इंडिविजुअल है उसकी सोशलाइजेशन करने का जो पहला काम है वो कौन करता है, फैमिली. और उसमें भी पहला एजेंट कौन होता है सबसे पहले, दैट इज योर मदर. क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं सोशल फंक्शंस क्या है. सोशल फंक्शंस को समझते हैं. किंग्सले डेविस अपनी बुक में क्या कहते हैं, कौन सी बुक उनकी, ह्यूमन सोसाइटी. और डब्ल्यू.जे. मूर अपनी बुक द फैमिली में क्या कहते हैं कि सोशल फंक्शंस विच द फैमिली परफॉर्म फॉर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी. ऐसे फंक्शंस क्या हैं, पहला आ जाएगा रिप्रोडक्टिव फंक्शन. ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव फंक्शन से क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन आएंगी, और नेक्स्ट जनरेशन ही आपका क्या होगा, एक सपोर्ट सिस्टम बनता है इन योर ओल्ड एज, पहली चीज़, और इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर फैमिली. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट मेंटेनेंस ऑफ फैमिली मेंबर्स. ठीक है, फैमिली टेक केयर्स ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी. ह्यूमन टेक्स मच लॉन्गर period of time and care to become independent. Even the mother carrying the baby needs support of the other members of the family for some time. Clear? चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं सोशल प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स. तो सोसाइटी फैमिली में जब वो कोई भी मेंबर होगा तो उसकी एक पोजीशन रहेगी फैमिली में. ठीक है, जैसे अगर कोई चाइल्ड है तो वो कमाने नहीं जा सकता, गॉड फॉरबिड अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए फैमिली में, फिर वो बच्चे को तो करना पड़ेगा. बट अगर कोई बच्चा 4-5 साल का है तो उसको कोई मैटर नहीं कर रहा कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, बाकी नीड्स कहाँ से फुलफिल है. उसकी 2-3 डिमांड होंगी, पहले खिलौने, दूसरे चॉकलेट और तीसरा प्ले स्टेशन. उसको मैटर नहीं कर रहा कि मैं ड्रेसिंग कैसी कर रहा हूँ, उसको कोई मैटर नहीं कर रहा कि मुझे रहना किसके साथ है. उसकी 2-3 नीड्स फुलफिल हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएगी. वैसे ही अगर कोई एडल्ट मेंबर है, ठीक है,
तो उसकी एक ड्यूटी रहेगी, सो दैट इज़ कि जो भी नीड है उसकी पूरी फैमिली की वो फुलफिल की जाए, और किसी भी तरह की जो नीड होगी उसको कंप्लीट करना है। ठीक है। नेक्स्ट, सोशलाइजेशन ऑफ द यंग। जो भी फैमिली का मेंबर बनेगा उसको वैल्यूज समझाई जाएंगी, उसको एटिकेट्स दिए जाएंगे, नॉर्म समझाए जाएंगे, सो दैट इज इन कलेक्टिवली वी कैन से इट इज़ द सोशलाइजेशन ऑफ एनी इंडिविजुअल। नेक्स्ट, सोशल कंट्रोल। तो सोशल कंट्रोल आपके ऊपर किस तरह से आ जाएगा, जैसे आप रिलीजियस बुक्स पढ़ते रहोगे, ठीक है, आपको गुड और बैड का डिफरेंस समझ आना शुरू हो जाएगा। आपको अगर आप कोई आपके जो एक्शंस है वो कहीं ना कहीं इलीगल हो रहे हैं तो आपको लॉ के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा। तो ये सब हमारे पास क्या करती है, हमें सोसाइटी ही समझाती है, या सोसाइटी में जो मेंबर्स है दैट इज़ फैमिली ही हमें समझाती है। ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फंक्शन। फैमिली हैज सर्टेन इकोनॉमिक फंक्शन ऑल्सो टू परफॉर्म। इट टेक्स केयर ऑफ द प्राइमरी नीड्स ऑफ इंडिविजुअल लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथ एंड सिक्योरिटी। ठीक है। प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैज़ रिड्यूस दिस फंक्शन ऑफ फैमिली, क्योंकि सभी क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली अपनी नीड्स को फुलफिल करने की ट्राई कर रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ फैमिली देख सकते हैं, पैट्री लोकल, मैट्री लोकल, डुओ लोकल, एम्बी लोकल, पैट्री लोकल। समझा देता हूँ। पैट्री लोकल क्या होता है कि जहाँ पर मैरिज के बाद वाइफ जाती है हस्बैंड के घर और वहीं पर रिजाइड करती है, जो यूजुअल हमारी सोसाइटी में है। मैट्री लोकल में क्या होता है, हस्बैंड जाते हैं वाइफ के घर आफ्टर मैरिज। ठीक है। ड्यूओ लोकल वो होते हैं, वो डिसाइड करते हैं, कभी वो एक घर में रहते हैं, कभी वो दूसरे घर में रहते हैं। ठीक है, सॉरी, ड्यूओ लोकल है ना, तो ड्यूओ लोकल में क्या होता है, ये मैरिज के बाद क्या करते हैं, हस्बैंड और वाइफ अपने अपने घर में ही रहते हैं। क्लियर। एम्बी लोकल में क्या होता है, वहाँ पर इनके पास चॉइस आ जाती है कि ये कौन से घर में रहेंगे, हस्बैंड के घर में रहें या वाइफ के घर में रहें। ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा, जो वहाँ का कल्चर होगा दैट पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी का। मैट्री पैट्री लोकल में क्या होगा कि यहाँ पर पहले वाइफ के घर में रहा जाएगा थोड़े साल, फिर हस्बैंड के घर में चले जाएंगे, और ये इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है। नियो लोकल में क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ अलग जाके रहते हैं और एक नया घर बनाते हैं वहाँ पर। ठीक है। बायो लोकल में क्या होगा कि वो जो भी कपल है, हस्बैंड वाइफ का कपल है, वो नियर टू हस्बैंड्स हाउस रहते हैं। हस्बैंड्स हाउस, यूजुअली हस्बैंड्स हाउस होता है और समटाइम्स वाइफ्स हाउस भी हो सकता है। क्लियर। और एवोन को लोकल क्या है, कपल आफ्टर मैरिज कम टॉप स्टे विद ग्रूम्स मैटरनल अंकल। मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, हस्बैंड और वाइफ का जो कपल है वो लड़के के मामा के घर चला जाता है। हिंदी आती है लिखना मुझे अभी भी। चलिए, नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ डेसेंट। एक होती है पैट्रीलिनियल और एक होती है मैट्रीलिनियल। मतलब जहाँ पर सरनेम जो आपका यूज़ हो रहा है, आपके जो भी नेम के बाद जो भी सरनेम यूज़ हो रहा है, वो जब फादर का यूज़ किया जाएगा तो वो फैमिली कैसी हो जाएंगी, पैट्रीलिनियल फैमिलीज हो जाएंगी। ठीक है। और मैट्रीलिनियल में यही होगा कि जब सरनेम मदर का यूज़ किया जाएगा तो वो सोसाइटी हमारे पास क्या हो जाती है, मैट्रीलिनियल सोसाइटी भी बोल सकते हैं या फैमिलीज भी बोल सकते हैं हम। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, तो वो कैसी है, मैट्रियार्कल और पैट्रियार्कल। मैट्रियार्कल वो होती हैं जहाँ पर हेड ऑफ फैमिली कौन होते हैं, मेल होती, सॉरी फीमेल होती है। ठीक है, इज फीमेल, ये होती है मैट्रियार्कल। ठीक है। और पैट्रियार्कल में क्या होता है, जो हेड ऑफ फैमिली होता है वो मेल मेंबर होता है। क्लियर। इसको क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो यहाँ पर क्या है, तीन टाइप्स है, बता देता हूँ। न्यूक्लियर,
जॉइंट और एक्सटेंडेड। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली वो होगी जहां पर एक जनरेशन, दो जनरेशन या मैक्स टू मैक्स 3 जनरेशन रह लेंगी। जनरेशन्स अंडर वन रूफ। ठीक है, ये होती हैं हमारे पास न्यूक्लियर फैमिलीज। तो ये यूजुअली आजकल हमें दिख रहा है फिनोमिना। नेक्स्ट, जॉइंट फैमिली वो होती है जहां पर मिनिमम 4 जनरेशन साथ में होंगी। ठीक है, और यहाँ पर जो ग्रेट ग्रैंडफादर होंगे ना, वो अभी ज़िंदा होंगे और उनके 3-4 बच्चे होंगे, उनके आगे 3-4 बच्चे होंगे, इस तरह से, उनके 3-4 बच्चे इस तरह से, और इनके भी आगे बच्चे हो चुके होंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मतलब एटलीस्ट 4 जनरेशन्स जब अंडर वन रूफ रह रही हो और सभी का वन कॉमन किचन हो। ठीक है, तो ऐसी फैमिलीज को हम क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिलीज। तो ये हमारे पास प्रिमिटिव इंडिया में या एंशिएंट इंडिया में बहुत अच्छे से दिखती थी। ठीक है, एंशिएंट इंडिया में मैं चलो छोड़ो, एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा, वही ज़रूरी है मेरे को समझाना, एग्जांपल के थ्रू भी वही है। मुझे लग रहा है आपको एग्जांपल के थ्रू समझ आ चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड में क्या होता है, लाइक एक फैमिली है कि आफ्टर मैरिज कि अगर इस फैमिली की कोई डॉटर है, ठीक है, आफ्टर मैरिज जो उनके हस्बैंड भी होंगे ना, वो भी इसी फैमिली में आके रह रहे होंगे। ठीक है, क्लियर। या इनके जो कोई ग्रैंडसन होंगे या ग्रैंड डॉटर होंगी, ठीक है, तो उनके भी हस्बैंड मैरिज के बाद इसी घर में रह रहे होंगे। ठीक है, ये होती हैं हमारे पास एक्सटेंडेड फैमिलीज। क्लियर। तो चलिए इनको रीड कर लेते हैं। न्यूक्लियर और जॉइंट का तो आपको समझ आ चुका है क्या है, एक्सटेंडेड को समझ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। तो एक्सटेंडेड में क्या है, इफ क्लोजली रिलेटेड किन्स अदर देन दोज हु आर फ्रॉम द न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिलीज आर एडेड टू द फैमिली न्यूक्लियर फैमिली, it takes the form of extended family. The extended families can be either those in which the nucleus is surrounded by distant consanguine relations and those in which a kinship universe is extended still further, such as parents-in-law living in their son-in-law families. Clear? चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आई थिंक ये टॉपिक कवर हो चुका है। हाँ जी, तो यहाँ पर अब फैमिली का टॉपिक भी हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किनशिप। तो किनशिप क्या होती है बता देता हूँ, यहाँ पर कॉमनली अगर मैं समझाऊँ, किनशिप क्या होती है कि जहाँ पर हम क्या हो, ब्लड से रिलेटेड हों। ठीक है, लाइक आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके 3-4 बच्चे होंगे। ठीक है, उनमें से सपोज कर लो आपके ये फादर हैं एक पर्सन। ठीक है, आप उनके जो भी सन डॉटर जो भी हो, ठीक है, तो आप सभी से क्या, इन सब से क्या हो, ब्लडली रिलेटेड हो। ठीक है, ठीक है, या ये खुद में भी एक दूसरे से क्या है, ब्लड से रिलेटेड है। ठीक है, एक मिनट मैं दूसरे कलर से इनको ड्रॉ कर लूँ। ये खुद में भी क्या है, ब्लड से रिलेटेड है। ठीक है, और आप इन सब से रिलेटेड हो और इनसे तो डायरेक्टली रिलेटेड हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका सरनेम सेम चल रहा होगा। क्लियर है? ये है हमारे पास किनशिप का बेसिक कंसेप्ट जो है। आगे इसकी डिफरेंट फॉर्म्स जो हम स्टडी करेंगे वो हम आगे पढ़ते हैं कि किनशिप क्या है। किनशिप सिस्टम इज़ नॉट एन अनऑर्गेनाइज, इसको डेफिनेशन के थ्रू ही समझते हैं। जीपी मर्डॉक सर क्या कहते हैं, मेरली ए स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप इन विच इंडिविजुअल्स आर बाउंड टू वन अनदर बाय कम्प्लेक्स इंटरलॉकिंग एंड रेटिफाइंग टाइज। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन सर क्या कहते हैं, किनशिप एज ए पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड इंसिस्ट अपॉन द स्टडी ऑफ किनशिप एज ए फील्ड ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ठीक है, बेसिकली इस चीज़ को स्टडी करने के लिए सोशोलॉजी के बजाय एंथ्रोपोलॉजी की एक ब्रांच है, ये भी सोशोलॉजी की ही एक ब्रांच है
ठीक है, इसके थ्रू हम स्टडी करते हैं किनशिप को, अगर डिटेल में स्टडी करना हो। मतलब इस कंसेप्ट को कंप्लीट करने के लिए, समझने के लिए सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी इकट्ठे काम करते हैं। क्लियर? तो किनशिप बिगन विद न्यूक्लियर फैमिली, और वही जब एक्सटेंड हो जाती है तो हमारे पास बड़ी फैमिलीज में भी आ जाती है। न्यूक्लियर फैमिली इज द स्मॉलेस्ट एंड द इनिशियल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ किनशिप ग्रुप। किन्स फाउंड इन दिस ग्रुप आर हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, एट सम टाइम इन लाइफ एवरी मेल इन दिस टाइप ऑफ फैमिली प्लेज द रोल ऑफ हस्बैंड, फादर, सन एंड ब्रदर, एंड एवरी वुमन प्लेज द रोल ऑफ वाइफ, मदर, डॉटर एंड सिस्टर। इन सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूं कि जो भी हमारे रिश्ते होते हैं ना, डोगरी टर्म्स में या हिंदी टर्म्स में अगर मैं आपको समझा दूं, तो जो हमारे रिश्ते होते हैं ना किसी भी तरह से, रिलेटिव्स, वो हमारे क्या होते हैं, किनशिप में होते हैं। इंसेस्ट, टैबू एंड किनशिप। इंसेस्ट, टैबू मैं आपको समझा चुका हूं कि डायरेक्ट ब्लड से रिलेटेड हो आप जिनसे, तो उनमें आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन या मेटिंग का कोई भी कंसेप्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और किनशिप क्या है, ब्लड रिलेशंस हैं। ठीक है, दस एवरी नॉर्मल अडल्ट मेंबर ऑफ ए फैमिली बिलोंग्स टू टू न्यूक्लियर फैमिलीज, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ये मैं आपको बता चुका हूँ। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन वो फैमिली, वो पार्ट ऑफ फैमिली होता है जिससे आप बॉर्न हुए हो। ठीक है, और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन वो फैमिली है जो आपसे बॉर्न होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ किनशिप ये आपको मैं समझा चुका हूँ। एफिनल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं और कॉन्जैंग्युइन रिलेशनशिप क्या होते हैं। एफिनल रिलेशनशिप की दो एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, एक एडॉप्शन हो गई और दूसरा मैरिज हो गई। ठीक है, एडॉप्शन में भी क्या है, आपका ब्लड सेम नहीं है, वो दूसरे किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, मतलब वो आप वो मेंबर जो आपकी फैमिली को बिलोंग नहीं करता है। और मैरिज में भी ऐसा ही कंसेप्ट है कि मैरिज में किससे होती है, ऑब्वियसली ऐसे पर्सन से होगी जो आपके सेम गोत्र या सपिंदा में नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, ब्लड डिफरेंट हो जाता है। बट कंजैंग्युइन रिलेशनशिप में क्या होता है, आपके डायरेक्ट ब्लड रिलेशंस होते हैं, जैसे फादर सन, ठीक है, मदर सन, मदर डॉटर, फादर डॉटर, ब्रदर सिस्टर। ठीक है, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर। इस तरह से जो रिलेशंस हैं ये क्या है, डायरेक्ट ब्लड क्या है, डायरेक्ट ब्लड रिलेशंस में है। तो ये होते हैं हमारे पास कंजैंग्युइन रिलेशनशिप्स। ठीक है, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट, डिग्री ऑफ किनशिप। अब डिग्री ऑफ किनशिप में क्या होती है, तीन तरह से होती है, ये भी मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी किनशिप क्या होती है, जो आप डायरेक्टली रिलेटेड हो। डायरेक्टली रिलेटेड मतलब बीच में कोई भी स्टेप नहीं है, जैसे फादर और सन, फादर और डॉटर, इनके बीच में कोई बीच में है रिलेटिव, मतलब जो इनके बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि फादर का डायरेक्ट ब्लड सन में होगा और फादर का डायरेक्ट ब्लड किस में होगा, मदर में होगा। वैसे ही मदर का भी होगा, मदर का रिलेशन किससे होगा, डॉटर से, या मदर का रिलेशन किससे होगा, सन से होगा। वैसे ही ब्रदर सिस्टर का होगा, सिस्टर सिस्टर का होगा, या ब्रदर ब्रदर का होगा। इस तरह से हमारे पास ये रिलेशंस होते हैं। तो प्राइमरी रिलेशन क्या है, बिलोंग टू द सेम न्यूक्लियर फैमिली एज पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर का जो खुद में होता है। तो जीपी मर्डॉक सर क्या कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इस तरह के 8 रिलेशंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 रिलेशंस होते हैं इस तरह के। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेकेंडरी वाले। सेकेंडरी किनशिप क्या होगी, जहाँ पर एक स्टेप होगा, जैसे ग्रैंड फादर और यू। ठीक है, तो आप अपने ग्रैंडफादर से किस तरह से रिलेटेड हो, आपके पापा और उनके पापा जो है वो क्या है, ग्रैंडफादर है। क्लियर, या आपके चाचा होंगे, ठीक है, जो आपके अंकल हैं,
ठीक है, तो आप उनसे किस तरह से रिलेटेड होंगे, आपके पापा और पापा के भाई। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास सेकेंडरी या 2 डिग्री किनशिप। ठीक है, ये होती है हमारे पास सेकेंडरी किनशिप। और टर्शरी होती है 3 डिग्री, या आप बोल सकते हो टर्शरी किनशिप किस तरह से होगी, जहां पर रिलेटिव्स बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे आपकी बुआ का बेटा बुआ का बच्चा होगा कोई, आपका कज़न। ठीक है, और यू बुआ का बेटा बेटी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे आप यू, आपके फादर, फादर की सिस्टर, सिस्टर के आगे चाइल्ड, तो यहाँ पर क्या हो गए, डिफरेंट स्टेप्स आ गए। ये होती है हमारे पास टर्शरी रिलेशनशिप्स। ठीक है, या मामा के रिलेशन से निकालूं मैं आपको ये समझाऊं यहाँ पर, जैसे आप, आपकी मदर, मदर का ब्रदर, और ब्रदर का आगे चाइल्ड। तो ये क्या है, नंबर ऑफ रिलेशंस यहाँ पर क्या हो गए हैं, बढ़ चुके हैं। तो ये होती हैं हमारे पास टर्शरी रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो सेकेंडरी किनशिप को मर्डॉक सर क्या कहते हैं, यहाँ पर 33 टाइप्स ऑफ हमारे पास किनशिप्स होते हैं, ये 33 टाइप्स हैं इसकी। और टर्शरी के लिए क्या बताते हैं मर्डॉक सर कि ये कितने टाइप के होते हैं, 151 टाइप के। क्लियर। तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक भी ख़त्म होता है किनशिप का, और ये हमारा कंप्लीट टॉपिक कवर होता है यहाँ पर, कौन सा, मैरिज, फैमिली और किनशिप का। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और ऐसे ही क्लासेस में आते रहिए और ज्वाइन करते रहिए, सो दैट आपकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो और हमें भी पढ़ाने को मज़ा आए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, प्लीज़ रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो अगर कोई डाउट रहता है तो वीडियो को फिर से 1.25x पे डाल दीजिए या 1.5x पे डाल के रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि मैंने थोड़ा स्लो ही बनाई है, सो दैट आपको रिवीजन के टाइम हेल्पफुल हो जाएं ये चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ गुड टाइम। बाय बाय।